माननीय अध्यक्ष जी, परम आदरणीय भगवती जी, देवियों और सज्जनों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मारक व्याख्यानमाला के 2 दिवसीय समारोह में आप सभी विद्वज्जनों का स्वागत करते हुए मुझे अपार हर्ष हो रहा है। हमारे प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की स्मृति में आकाशवाणी द्वारा इस भाषणमाला का आयोजन सन 1969 से प्रतिवर्ष किया जा रहा है और देश के जाने माने विद्वानों को इस अवसर पर व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किया जाता रहा है। इस वर्ष के माननीय वक्ता न्यायमूर्ति श्री पी.एन. भगवती के नाम से कौन परिचित नहीं है। न्याय प्रणाली के क्षेत्र में उन्होंने असाधारण प्रतिभा का परिचय दिया है और देश एवं विदेशों में ख्याति अर्जित की है। कानून के क्षेत्र में आज हमारे देश में जो सुधार दिखाई देते हैं उनमें न्यायमूर्ति भगवती जी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। लोक अदालत की योजना को मूर्त रूप देने का कार्य आपने ही प्रारंभ किया था और आपके ही प्रयत्नों से लोक अदालत का एक आंदोलन सा बन गया है, जिससे जनसाधारण को काफ़ी सहूलियत प्रदान हुई है। विधि एवं न्याय के क्षेत्र में आपकी सेवाओं के फलस्वरूप आंध्र विश्वविद्यालय द्वारा आपको LLD की डिग्री से भी सम्मानित किया गया है। देश रत्न राजेंद्र बाबू स्वतंत्रता संग्राम के एक अग्रणी योद्धा थे। हमारे लिए अति प्रसन्नता का विषय है कि आज उनकी स्मृति में व्याख्यान देने वाले भी स्वतंत्र संग्राम सेनानी हैं और आज़ादी की लड़ाई में कारावास का दंड भी भोग चुके हैं। देश के महान स्वतंत्र सेनानी की स्मृति को संजोए रखने में आज़ादी का योद्धा ही अपने विचार सशक्त रूप से व्यक्त कर सकता है। इसी को ध्यान में रखकर हमने न्यायमूर्ति भगवती जी से इस वर्ष के व्याख्यान देने का अनुरोध किया था। जस्टिस भगवती ने अपनी व्यवस्था के बावजूद हमारे निमंत्रण को स्वीकार किया, इसके लिए मैं हृदय से उनका आभारी हूँ। राजेंद्र बाबू संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे और उन्हीं के प्रयत्नों से संविधान के मूल अधिकारों में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी रखा गया है। हमारे माननीय वक्ता ने भी यही विषय अपने व्याख्यान के लिए चुना है, जिससे राजेंद्र बाबू की स्मृति को पुनः उजागर करने का प्रयत्न किया जा सके। इस समारोह के अध्यक्ष डॉक्टर उपेंद्र बख्शी सुविख्यात विधि विशेषज्ञ और शिक्षाविद हैं। मैं उनका भी आभारी हूँ कि उन्होंने इस व्याख्यान माला की अध्यक्षता स्वीकार करके हमारे मनोबल को बढ़ाया है। मैं अपने उन सभी श्रोताओं का भी विशेष रूप से आभारी हूँ जो कि हमारे निमंत्रण पर यहाँ पधारे हैं। व्याख्यान प्रारंभ होने से पूर्व मैं प्रोफेसर उपेंद्र बख्शी जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि वे राजेंद्र बाबू के संबंध में श्रद्धांजलि स्वरूप 2 शब्द कहने की कृपा करें। बख्शी जी। आदरणीय न्यायमूर्ति प्रफुल्ल भाई भगवती और साथियों, स्मृति और विस्मृति का संघर्ष मानव जीवन का एक बहुत बड़ा पासा है। महापुरुष इस संघर्ष से अलिप्त निराला जीवन जीते हैं, तो भी आकाशवाणी की ये व्याख्यान माला जो बाबूजी के श्रद्धांजलि के रूप में आयोजित की गई है, उनकी याद को समृद्ध हर साल करते आए हैं और ये बात अभिनंदन पात्र है। सौभाग्य की बात है कि आज और कल मैं इस व्याख्यान माला का प्रसंग में शामिल हो रहा हूँ। बाबूजी चंपारण संग्राम से आज़ादी के आंदोलन के आखिरी चरण तक, अंतिम चरण तक के एक वीर पुरुष थे। देश हित के लिए सर्वत्याग करना इस विराट पुरुष के लिए एक सहज और नैसर्गिक बात थी। आज की
युवा पीढ़ी के लिए मेरा ख्याल से बाबूजी का जीवन और कथन प्रेरणा का एक ज्वलंत और जीवंत स्रोत हैं। संविधान के निर्माता और प्रखर शिल्पकार बाबूजी तो थे ही। उन्होंने राष्ट्रपति पद का गौरव एवं लोकशाही मूल्यों की महिमा में वृद्धि की है। इस महापुरुष को आज हम सब मिल के फिर से श्रद्धांजलि दे रहे हैं। अब मैं न्यायमूर्ति जी से निवेदन करता हूं कि वे अपना प्रथम व्याख्यान प्रारंभ करें। आमंत्रित अतिथिगण, भाइयों और बहनों, यह व्याख्यान माला का माध्यम हिंदी है और इसलिए मैं हिंदी में मेरा वक्तव्य करूंगा। फिर भी मेरा हिंदी अच्छी नहीं है भाषा, इसीलिए जो कोई त्रुटियां होगी तो आप क्षमा करेंगे। मैं इस बात पर अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली अनुभव कर रहा हूं कि इस वर्ष मुझे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मारक व्याख्यान माला में अपना भाषण देने के लिए आमंत्रित किया गया है। मुझे कुछ संकोच सा भी हो रहा है क्योंकि इससे पहले के वर्षों में ये व्याख्यान ऐसे प्रतिष्ठित व्यक्तियों द्वारा दिए गए हैं जिन्होंने मानव क्रियाकलापों के विभिन्न क्षेत्रों में काफ़ी ख्याति अर्जित कर ली थी। मैं पक्के तौर पर तो नहीं कह सकता कि मैं इस पुनीत कार्य में अपना कुछ योगदान कर पाऊंगा अथवा नहीं, लेकिन फिर भी यह व्याख्यान देने के लिए मैं इसलिए सहमत हो गया हूँ क्योंकि इससे मुझे भारत के एक महान सपूत डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को श्रद्धांजलि अर्पित करने का सुअवसर प्राप्त हो। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक अदम्य योद्धा, मानव अधिकारों के एक महान रक्षक, एक दूरदर्शी राजनेता, एक मेधावी विद्वान तथा एक जाने माने वकील के रूप में राष्ट्र द्वारा सदैव याद किए जाते रहेंगे। उन्होंने विधि व्यवसाय को नई ऊंचाइयां दी तथा वह एक योग्य प्रशासक भी साबित हुए। इन्हीं सब गुणों के कारण वह स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हुए। वह उन महाबुद्धिजीवी हस्तियों में से एक थे जिन्हें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ और जिन्होंने उनके मार्गदर्शन में जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जैसे नेताओं के साथ मिलकर आज़ादी की लड़ाई लड़ी तथा अहिंसा और सत्याग्रह के हथियार से देश को स्वतंत्र कराया। उन्होंने सदैव नैतिक मूल्यों का समर्थन किया, लेकिन खेद है कि देश के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन से आज इन मूल्यों का ह्रास हो रहा है। आज यदि हम अपने चारों ओर देखें तो पाएंगे कि हमें चरित्र की गिरावट के गंभीर संकट का सामना करना पड़ रहा है। हमारी सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक सभी बुराइयां इसी संकट का परिणाम है। ऐसा लगता है कि जैसे हम किसी बीमारी अथवा रुग्णता से ग्रस्त हो गए हैं और रसातल की ओर बढ़ रहे हैं, जहां से उबरने में भी शक सा दिखाई देता है। हमारे चारों ओर गरीबी और अज्ञानता, जरूरत और अभाव तथा मैल और गंदगी व्याप्त है। लेकिन इससे भी ज़्यादा निराशाजनक बात हमारी वह चारित्रिक बुराई है जिसने हमारे सामाजिक और राजनीतिक जीवन को बुरी तरह जकड़ रखा है। यह भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद
सत्ता और होद्दे के लिए लड़ाई तथा नैतिक मूल्यों में सभी प्रकार की गिरावट के रूप हमारे सामने हैं। हर एक को अपनी ही पड़ी है, देश की किसी को चिंता नहीं है। आज हमारे दिलों से देश के प्रति प्रेम समाप्त हो गया लगता है। ऐसी परिस्थिति में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जीवन और कार्यों के बारे में उल्लेख करना बहुत उचित जान पड़ता है। ऐसी स्थिति में हमें उनके त्याग और समर्पित सेवा से भरे उस जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए, जिसकी वजह से उन्होंने देश को आज़ादी दिलाई तथा स्वतंत्रता के प्रारंभिक वर्षों के दौरान इसके प्रशासन में सहयोग दिया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के हृदय में मानव अधिकारों के प्रति गहरा अनुराग था। इसीलिए मैंने अपने व्याख्यान के लिए प्रचार माध्यम की स्वतंत्रता और खुली सरकार इस विषय का चयन किया है। मैं इस विषय पर वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के व्यापक संदर्भ में चर्चा करूंगा। ऐसे केवल कुछ एक ही राष्ट्रीय संविधान हैं जिनके शासन पत्र अथवा अधिकार पत्र में प्रेस की आज़ादी को विशिष्ट रूप से मूल अधिकारों में शामिल किया गया हो। अधिकांश संविधान वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार की गारंटी देते हुए और प्रेस की आज़ादी को इसी अधिकार में सम्मिलित मानते हैं। इसी प्रकार भारत के उच्चतम न्यायालय ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(1) क में प्रेस की आज़ादी की गारंटी को प्रत्येक नागरिक के लिए वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी के अंतर्गत ही माना है। अपने शुरू के वर्षों में भारत के उच्च न्यायालय ने यह टिप्पणी की थी कि यद्यपि भारत के संविधान में प्रेस की आज़ादी की बात अलग से नहीं कही गई है, तथापि यह आज़ादी अनुच्छेद 19(1) क द्वारा वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत ही आती है। प्रेस की आज़ादी के अधिकार को इस प्रकार विशेष रूप से संविधान में अलग से शामिल न करने तथा इसे वाक और अभिव्यक्ति शीर्षक में ही मान लेने के फायदे और नुकसान दोनों ही है। यदि प्रेस की आज़ादी को संविधान में विशिष्ट स्वतंत्रता के रूप में शामिल कर लिया जाता तो इससे संकीर्ण रूप में यह अर्थ निकाला जाता कि समाचार पत्रों तथा पत्रिकाओं के लेखकों और प्रकाशकों को सुरक्षा प्रदान की गई है, न कि पाठकों के हित का ध्यान रखा गया है। क्योंकि प्रेस की आज़ादी का यही परंपरागत आशय माना जाता रहा है, लेकिन जब इसे वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के एक हिस्से के रूप में शामिल कर लिया गया तो इसके अर्थ अधिक व्यापक हो गए, क्योंकि फिर इसमें वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सभी तत्व सम्मिलित हो गए। प्रेस की आज़ादी को जब वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का एक हिस्सा मान लिया जाता है तो इसके महत्व में ही बदलाव आ जाता है। तब इसका आशय हो जाता है संचार माध्यम की व्यापक सुरक्षा। संडे टाइम्स के मामले में यह स्मरण करते हुए वाक स्वतंत्रता लोकतांत्रिक समाज का एक अनिवार्य आधार है, यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स ने यह विचार व्यक्त किया कि संचार माध्यम का ही कार्य सूचना और विचारों का प्रसारित करना नहीं है, बल्कि इन्हें प्राप्त करना जनता का भी अधिकार है। लेकिन प्रेस की आज़ादी को अलग और स्वतंत्र मूल अधिकार के रूप में मान्यता न देने का खतरा भी है। हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि प्रेस एक ऐसी लोक संस्था है जो लोकतंत्र को एक महत्वपूर्ण सेवा प्रदान करती है। यह वाद विवाद और चर्चा के लिए
एक राजनीतिक कार्यक्षेत्र तैयार करती है तथा सूचना और विचारों को प्रसारित करती है। इसकी संस्थागत आवश्यकताओं की सुरक्षा की जानी चाहिए। जब भारत के संविधान का प्रारूप तैयार किया जा रहा था तो कुछ सदस्यों का यह विशेष प्रस्ताव था कि प्रेस की आज़ादी को मूलभूत अधिकार के रूप में गारंटी दी जानी चाहिए। लेकिन डॉक्टर आम्बेडकर ने इस प्रस्ताव को प्रचलित आम कानून का सहारा लेकर यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया कि प्रेस को नागरिकों की तुलना में अधिक अधिकार नहीं देने चाहिए। उन्होंने कहा, प्रेस को कोई ऐसे विशेष अधिकार नहीं हैं जो नागरिकों को अपनी निजी हैसियत से प्राप्त नहीं होंगे अथवा उनके द्वारा प्रयोग नहीं किए जाएंगे। प्रेस का संपादक अथवा प्रबंधक सभी नागरिक की श्रेणी में आते हैं और इसलिए जब वे समाचार पत्रों में कुछ लिखना चाहते हैं तो वे अपने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का ही प्रयोग कर रहे होते हैं। इसलिए मेरे विवेक के अनुसार प्रेस की आज़ादी की किसी विशेष उल्लेख की कोई आवश्यकता नहीं है। डॉक्टर आम्बेडकर के इस कथन में दो बड़ी खामियां हैं। पहली खामी तो यह है कि इसमें प्रेस की एक लोक संस्था के रूप में, एक पत्रकार वर्ग के रूप में उपेक्षा की गई है। लोकतांत्रिक ढांचे में प्रेस या संचार माध्यम की तुलना किसी नागरिक की निजी हैसियत से नहीं की जा सकती। दूसरी बात यह है कि इस कथन के पीछे ऐसी धारणा लगती है कि प्रेस की आज़ादी में केवल पत्रकार का समाचार पत्रों अथवा अन्य संचार माध्यम के जरिए अपने को अभिव्यक्त करने का ही अधिकार समाहित है। इसमें इस बात की अनदेखी कर दी गई है कि प्रेस की आज़ादी कोई एक ही अधिकार की बात नहीं है, इसमें और कई अन्य अधिकार शामिल है। दुर्भाग्यवश भारत के उच्चतम न्यायालय ने भी अपने शुरू के निर्णयों में यह चूक की। उसने प्रचलित आम कानून संबंधी दृष्टिकोण अपनाए हुए कहा, पत्रकार की आज़ादी जनता की आज़ादी का ही एक सामान्य हिस्सा है और जो कुछ अधिकार जनता को प्राप्त होंगे वही पत्रकार को भी होंगे, लेकिन कानूनों से परे उसे कोई अन्य या कोई अधिक विशेषाधिकार नहीं होंगे। यह दृष्टिकोण जो सुप्रीम कोर्ट ने अपनाया वो संविधान बनने से पहले भारत से एक अपील जो प्रिवी काउंसिल में गई थी, तो वहाँ प्रिवी काउंसिल द्वारा भी यही दृष्टिकोण व्यक्त किया गया था, जो आम कानून के ज़माने में उचित हो सकता था, लेकिन ऐसे लिखित संविधान के संदर्भ में इसका कोई औचित्य नहीं हो सकता, जिसमें स्वतंत्रता संबंधी मूल अधिकारों की व्यापक और उदारतापूर्ण व्याख्या की गई है तथा नागरिकों और संस्थाओं की आवश्यकताओं के अनुरूप इनका अनुकूलन किया गया है। इस दृष्टिकोण को अपनाए जाने का परिणाम यह हुआ कि ऐसे अधिकारों पर जिनकी प्रेस को अपने प्रभावी कार्य निष्पादन के लिए आवश्यकता होती है, भारत में कुछ एक अपवादों को छोड़कर इस बारे में न्यायालयों द्वारा पर्याप्त विचार नहीं किया गया है। भारत में प्रेस की संस्थागत आवश्यकताओं पर ध्यान देते हुए तथा इसे जरूरी सुरक्षा प्रदान करने के लिए, ताकि यह अपने लोक कार्यों का भली भांति निर्वाह कर सके, प्रेस कानूनों संबंधी विधि संग्रह का वास्तव में कोई व्यापक विकास नहीं हुआ है। निजी तौर पर मुझे इस बारे में कोई संदेह नहीं है कि यदि प्रेस की आज़ादी को विशिष्ट रूप से मूल अधिकार का दर्जा नहीं दिया गया है, तो भी यह वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का ही हिस्सा है। संचार माध्यम के संबंध में वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की मौलिक तथा कल्पनाशील व्याख्या से इस के अधिकारों
के उत्पत्ति के स्थान का पता चल सकता है। न्यायाधीशों को संवैधानिक व्याख्या में मूल आशय से अभिभूत होने की आवश्यकता नहीं है, जो हम ओरिजिनल इंटेंट थियरी कहते हैं इंग्लिश में। यह अवश्य ही ध्यान रखना चाहिए कि सामान्य विधान की तुलना में संविधान एक नितांत अलग किस्म का अधिनियमन है। यह एक ऐसा मूलभूत उपकरण है जो शक्ति ढांचे और शक्ति संबंध को परिभाषित और विनियमित करता है। इसमें जनता की आशाएं और इच्छाएं समाहित है। यह कुछ बुनियादी मूल्यों का दर्शाता है तथा यह कुछ उद्देश्यों और लक्ष्यों को निश्चित करता है। इसलिए इसकी व्याख्या एक सामान्य विधान के रूप में नहीं की जा सकती। अतः उसकी व्याख्या करते हुए सदैव यह ध्यान रखना चाहिए कि यह संविधान है, देश का मूल कानून है जिनका विवेचन हम कर रहे हैं। इट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन विच वी आर एक्सपाउंडिंग एंड नॉट एन ऑर्डिनरी लॉ। अमेरिका के एक महान न्यायाधीश ने यह ठीक कहा था कि संविधान वह कुछ है जो इसके बारे में न्यायाधीश कहे। द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ व्हाट द लॉ जजेस मेक इट। अतः मैं संविधान की मूल व्याख्या के पक्ष में नहीं हूँ, ओरिजिनल इंटेंट थियरी के पक्ष में नहीं हूँ। संविधान की व्याख्या करते हुए न्यायालय संवैधानिक उपबंधों के उस अर्थ को स्वीकार करने को बाध्य नहीं है जो संविधान बनाने वालों और इसे पारित करने वालों ने मूल रूप में समझा हो। यदि ऐसा ही होता तो अमेरिका के अधिकार पत्र जो बिल ऑफ राइट्स है तथा भारत के संविधान के जो फंडामेंटल राइट्स के चैप्टर है उसकी अनेक प्रगतिशील व्याख्याओं न हो पाती। अपने आशय को समझाने के लिए मैं यहाँ एक उदाहरण देना चाहता हूँ। हमारे संविधान में अनुच्छेद 21 में यह व्यवस्था है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। No person shall be deprived of his life or personal liberty except by procedure established by law। जब संविधान का निर्माण किया जा रहा था, हमारे संविधान संबंधी सलाहकार अमेरिका गए तथा वहाँ उन्होंने जस्टिस फ्रैंकफर्टर से सलाह मशवरा किया, जिसने यह सलाह दी कि अमेरिका के संविधान में सम्यक प्रक्रिया खंड जो ड्यू प्रोसेस क्लॉज कहते हैं उसको भारत के संविधान में सम्मिलित न किया जाए। इसलिए जब हमने अनुच्छेद 21 अधिनियमित किया तो हमने जानबूझकर विधि की सम्यक प्रक्रिया यह शब्दों का लोप कर दिया तथा उनकी बजाय विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही, अन्यथा नहीं, इस शब्दों का प्रयोग किया। No person will be deprived of his life except by procedure established by law। ड्यू प्रोसेस वर्ड हमने निकाल दिया। लंबे समय तक भारत के उच्चतम न्यायालय ने इस अनुच्छेद की इस प्रकार व्याख्या की कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से कार्यकारिणी किसी भी ऐसी कार्यवाही द्वारा वंचित नहीं किया जाएगा जो विधि सम्मत न हो। जब तक कानून है, विधि है, काफ़ी है। इस बात को कोई महत्व नहीं है कि कानून किस प्रकार का हो। लेकिन 1977 में भारत के उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि न केवल इतना ही ज़रूरी है कि कानून होना चाहिए, बल्कि उस कानून में ऐसी प्रक्रिया निर्धारित होनी चाहिए जो युक्त न्याय संगत और उचित हो, फेयर, जस्ट एंड रीजनेबल। इस प्रकार न्यायिक व्याख्या की प्रक्रिया से हमने अनुच्छेद 21 में सम्यक प्रक्रिया पेश की। हालांकि संविधान के निर्माणकर्ताओं की स्पष्टतः यह मंशा नहीं थी, लेकिन ऐसा नागरिक के प्राण या दैहिक स्वतंत्रता के हित में किया गया। जो फंडामेंटल राइट थे उसको एक्सपांड करने के लिए हमने किया। फिर उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि किसी दंडनीय अपराध संबंधी मुकदमे
में एक निर्धन अभियुक्त को कानूनी सहायता दिया जाना युक्तियुक्त, उचित और न्याय संगत प्रक्रिया का भी एक अंग है, भाग है, और इसलिए यह अनुच्छेद 21 में ही शामिल है, जो लीगल एड टू द पुअर बिकेम अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट। उच्चतम न्यायालय ने यह भी निर्णय दिया था कि इसी प्रकार युक्तियुक्त, उचित और न्याय संगत प्रक्रिया में मुकदमों का शीघ्र निपटान होने का भी अधिकार शामिल है। एक अन्य मामले में इसने यह निर्णय दिया कि अनुच्छेद 21 में जीवन के अधिकार में बुनियादी मानवीय गरिमा के साथ जीने का अधिकार तथा जीविका अर्जित करने का अधिकार भी सम्मिलित है। संविधान के मूल स्वरूप के प्रति कट्टर बने रहने वाले इस पर स्तब्ध रह गए। उन्होंने इन व्याख्याओं को निरंकुश व्याख्या कहा, लेकिन इससे संवैधानिक मूल्यों में वृद्धि हुई और लोगों को अधिक सुरक्षा प्राप्त हुई। मैंने यह उदाहरण बढ़ चढ़ कर बोलने की नियत से नहीं दिए हैं, बल्कि मेरा तो दृष्टिकोण यही रहा है कि संविधान के कानूनों की सकारात्मक व्याख्या से किस प्रकार मानव अधिकारों और सामाजिक न्याय के हित में कुछ बेहतर किया जा सकता है। ये आकाशवाणी संग्रहालय की रिकॉर्डिंग है। खास तौर से प्रेस की आज़ादी के बारे में कुछ बोलने से पहले मैं एक वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के आशय का खुलासा करना चाहता हूँ। जैसा कि अभी कुछ देर पहले मैंने कहा, प्रेस की आज़ादी वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में ही शामिल है तथा इसी का एक हिस्सा है, एक अंग है। वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में सूचना की आज़ादी समाहित है, जो संचार माध्यम की स्वतंत्रता का आधार है, राइट टू इंफॉर्मेशन। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, जो यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में पारित किया 10 दिसंबर 1948 में, उनके अनुच्छेद 19 से यह बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है, जिसमें कहा गया है कि प्रत्येक को राय और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है। इस अधिकार में बिना किसी हस्तक्षेप के अपनी निजी राय रखने की स्वतंत्रता तथा किसी भी प्रचार माध्यम के जरिए और अबाध रूप से सूचना और विचारों का पता लगाने, उनका विश्लेषण करने तथा उन्हें आगे प्रसारित करने का अधिकार सम्मिलित है। इंटरनेशनल कॉवेनेंट ऑफ सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, जो यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने पारित किया और जिनका भारत ने अनुमोदन किया है और जिसको मान्य रखा है, उसका अनुच्छेद 19 में भी यह अनुच्छेद 19 भी यह कहता है, प्रत्येक व्यक्ति को बिना किसी हस्तक्षेप के अपनी निजी राय रखने का अधिकार है। प्रत्येक व्यक्ति को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार होगा। इस अधिकार में कला के रूप में अथवा अपनी पसंद के किसी अन्य संचार माध्यम के जरिए मौखिक, लिखित या मुद्रण तरीके से बिना किसी रुकावट से सूचना और विचारों का पता लगाने, उनका विश्लेषण करने तथा उन्हें आगे प्रसारित करने की आज़ादी शामिल होगी। और तीसरा पैराग्राफ है, इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 2 में संबंधित अधिकारों के प्रयोग के लिए विशेष कर्तव्य और उत्तरदायित्व है। अतः ये अधिकार आगे बनाए जाने वाले कुछ प्रतिबंधों की शर्त के साथ कानून और आवश्यकता के अनुरूप होंगे। अन्य व्यक्तियों के अधिकारों या गरिमा के सम्मान हेतु, और दूसरा राष्ट्रीय सुरक्षा के अथवा लोक व्यवस्था के या जन स्वास्थ्य अथवा नैतिकता की रक्षा हेतु। यह देखा जा सकता है कि खंड 3 में, पैराग्राफ 3 में ही में दी गई बातों को छोड़कर अनुच्छेद 19 के अंतर्गत इस अधिकार का विस्तार असीमित है। अनुच्छेद 19 के खंड 1 के अंतर्गत निजी राय रखने का अधिकार भी असीम है। इस पर कोई प्रतिबंध नहीं लग सकता और न ही इसके साथ किसी प्रकार का हस्तक्षेप ही किया जा सकता है।
अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में बोलते हुए यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स ने कहा है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता न केवल ऐसी सूचना या विचारों पर लागू होती है जिन्हें हानिकर नहीं समझा जाता अथवा जो महत्वहीन होते हैं, बल्कि यह उन पर भी लागू होती है जो राज्य को अथवा लोगों के किसी वर्ग को अप्रसन्न, स्तब्ध या उत्तेजित करते हैं। लोकतांत्रिक समाज में सहनशीलता और उदारता की ज़रूरत होती है। लेकिन मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स द्वारा दी गई इस राय से बहुत पहले एक मामला मेरे सामने उस समय आया था जब मैं गुजरात उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश था। इस मामले में भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का समान मुद्दा उठाया गया था। गुजरात सरकार ने एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम माउथ से तुंग नामक पुस्तक पर इस आधार पर पाबंदी लगा दी थी कि इसमें राष्ट्रद्रोह से संबंधित सामग्री है। मैंने इस पाबंदी को अवैध ठहराया और अपना निर्णय देते हुए मैंने टिप्पणी की। मैंने कहा, इन पैराओं में माओ से तुंग का दर्शन विद्योचित अध्ययन की दृष्टि से प्रस्तुत किया गया है। इसकी भाषा की किसी प्रकार से खींचतान करने पर भी यह राजद्रोह से संबंधित सामग्री सिद्ध नहीं होती। राजद्रोह संबंधी सामग्री के रूप में इसकी निंदा करना ज्ञान के दरवाज़ों को बंद करना है। यह वर्तमान सरकार अथवा न्यायाधीशों के लिए उचित नहीं है कि वे इस बात का फैसला करें कि कौन सा मत या दर्शन हमारी जनता के लिए अच्छा है। इस बारे में स्वयं लोग ही बेहतर चयन कर सकते हैं। प्रचारित विचार रूढ़ि मुक्त और गैर परंपरावादी हो सकते हैं। उनसे कुछ एक अल्पसंख्यक असंतुष्ट हो सकते हैं, अथवा ऐसे विचार हमारे उस सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक सोच को चुनौती दे सकते हैं जो हमारे में गहरे बैठा है। हमारे जैसे देश में किसी चिंता या भय का कोई कारण नहीं है, क्योंकि यहाँ सदैव सत्य की खोज होती रही है। जब कभी उपयुक्त पाया गया, नए विचारों को अपनाने में यहाँ कभी हिचक नहीं दिखाई गई है। हम उसे वास्तविक स्वतंत्रता नहीं कह सकते जब तक कि विचार मुक्त और अबाध न हो, फिर चाहे हम उन्हें पसंद करते हों अथवा नहीं। विचारों के टकराव से ही सत्य का जन्म होता है। सत्य की सबसे अच्छी परख होता है कि दूसरे विचारों की तुलना में लोग इसे कहाँ तक स्वीकार कर सके। इसलिए यदि इस जब्त पुस्तक का प्रकाशक माओ से तुंग का साम्यवादी दर्शन लोगों को बताना चाहता है तो उसे ऐसा न कर देने का कोई कारण नहीं है। यह लोगों को ही फैसला करने दे कि वे कौन सा दर्शन अथवा मत अपनाना चाहते हैं। यूरोपियन कन्वेंशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार को काफ़ी महत्व दिया गया है। इस कन्वेंशन के अनुच्छेद 10 में उल्लेख किया गया है और वही प्रावधान है जो हमारे इंटरनेशनल कॉवेनेंट ऑफ सिविल और पॉलिटिकल राइट्स में है। यह देखा जा सकता है कि यह अधिकार इंटरनेशनल कॉवेनेंट ऑफ सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स के अनुच्छेद 19 में दिए गए अधिकार के समान ही है तथा इसमें अपनी निजी राय रखने की स्वतंत्रता का अधिकार और बिना किसी सरकारी हस्तक्षेप के अबाध रूप से सूचना और विचारों को आगे प्रसारित करने का अधिकार शामिल है। लेकिन इंटरनेशनल कॉवेनेंट ऑफ सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स के अनुच्छेद 19 के खंड 2 से भिन्न यूरोपियन कन्वेंशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के अनुच्छेद 10 में अनेक प्रकार के ऐसे प्रतिबंध लगे हैं जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकारों के प्रयोग से संबंधित है। यूरोपियन कोर्ट्स ऑफ ह्यूमन राइट्स ने अनेक ऐतिहासिक निर्णयों में यह मत व्यक्त किया है कि जहाँ तक प्रेस का संबंध है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के सिद्धांत का एक विशेष महत्व है। अमेरिका के संविधान के पहले संशोधन में, फर्स्ट अमेंडमेंट में, प्रेस की स्वतंत्रता को एक पृथक और स्वतंत्र अधिकार के रूप में मान्यता दी गई है।
इसमें कहा गया है, कांग्रेस कोई ऐसे कानून नहीं बनाएंगी जो प्रेस की स्वतंत्रता कम करते हो अथवा लोगों को शांतिपूर्वक इकट्ठा होने और अपनी शिकायतों को दूर करने के लिए सरकार को याचिका देने के अधिकार पर रोक लगाते हों। भारत तथा विदेशों में लेखकों और न्यायाधीशों दोनों ही वर्गों द्वारा प्रेस की स्वतंत्रता के अधिकार के महत्व पर बार बार बल दिया गया है। भारत के उच्चतम न्यायालय ने रमेश थापर केस में यह टिप्पणी की है कि प्रेस की स्वतंत्रता सभी लोकतांत्रिक संगठनों के आधार में समाई हुई है, जिसके बिना कोई राजनीतिक चर्चा या ऐसी जनशिक्षा संभव नहीं है जो लोकप्रिय सरकार के उचित कार्यकरण के लिए अनिवार्य होती है। इतनी ज़्यादा आज़ादी में बुराई का जोखिम भी रहता है, लेकिन इसकी कुछ एक हानिकर शाखाओं की काट छांट करके भी बजाय उन्हें बढ़ने दिए जाना बेहतर है, ताकि उन लोगों की शक्ति को क्षीण न होने दिया जाए जो उपयुक्त फल प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार बेनेट कोलमैन कंपनी का केस में भी हमारे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, प्रत्येक लोकतंत्र में प्रेस की आज़ादी आर्क ऑफ द कॉवेनेंट के रूप में विद्यमान रहती है। समाचार पत्र विचार प्रकाशित करते हैं। समाचार पत्र लोगों को यह आज़ादी देते हैं कि वे इस बात को खोजें कि कौन से विचार सही है। इसी मामले में हमारे जस्टिस मैथ्यू, जो बहुत विद्वान जज साहब हो गए, उसने और टाइम्स ऑफ इंडिया का केस में उसने अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से लिए गए निम्नलिखित वक्तव्य से उनका उद्धरण दिया। उसने कहा, संविधान में वाक और प्रेस की स्वतंत्रता की गारंटी केवल प्रेस के लाभ के लिए नहीं है, बल्कि यह समूची जनता के हित में है। इस बारे में यह टिप्पणी की गई कि रिजवोल्ड एक अमेरिकन केस के लिए उसमें लिखा है कि यह राय थी कि वाक और प्रेस की स्वतंत्रता के अधिकार में न केवल बोलने अथवा छापने का ही अधिकार शामिल है, बल्कि पढ़ने का अधिकार भी शामिल है। जस्टिस मैथ्यू ने अपने निर्णय में कहा, यह टिप्पणी की, संविधान के अनुच्छेद 41 के अंतर्गत राज्य अपने आर्थिक, सामर्थिक और विकास की सीमाओं के भीतर शिक्षा पाने की प्रभावी उपबंध करेगा। ऐसी शिक्षा में राजनीतिक शिक्षा भी सम्मिलित है। सार्वजनिक मुद्दों पर आम चर्चा और इन मुद्दों से संबंधित किसी सूचना अथवा राय का प्रसार करना समाचार पत्र का मुख्य कार्य माना जाता है। समाचार पत्र लोगों को जानकारी देने का सबसे अधिक सक्षम माध्यम है, क्योंकि समाचार पत्र ऐसे लोगों द्वारा पढ़ा जाता है जो कुछ और नहीं पढ़ते। राजनीति में तो आम आदमी अपना पाठ समाचार पत्रों के जरिए ही पढ़ता है। दूसरे, प्रेस आयोग ने प्रेस की स्वतंत्रता का आशय अपनी रिपोर्ट में इन शब्दों में स्पष्ट किया है, प्रेस की आज़ादी का तात्पर्य विभिन्न लोग अलग अलग लगाते हैं। आम नागरिक, जो व्यावसायिक पत्रकार हो अथवा नहीं, प्रेस के माध्यम के जरिए अपनी बात जनता तक पहुंचाते हैं। कुछ लोग इस बात पर बल देते हैं कि संपादक को यह फैसला करने की आज़ादी होनी चाहिए कि उसके समाचार पत्र में क्या प्रकाशित किया जाए। कुछ अन्य लोग मालिकों को अपना प्रकाशन बेचने के लिए उनके अधिकार पर बल देते हैं। जस्टिस होम्स, जो बहुत विद्वान जज हो गए अमेरिका के, उनके विचार में प्रेस की आज़ादी का मुख्य प्रयोजन प्रकाशन को सभी पुराने प्रतिबंधों से बचाना है। तथ्य यह है कि लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अपरिहार्य है, क्योंकि सामान्य फैसले लेने की प्रक्रिया में सभी लोग भाग लेना चाहते हैं, जो हम पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी कहते हैं। वास्तव में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आज़ादी की पहली शर्त है।
दूसरों की आज़ादी को सहायता और संरक्षण देकर ही आज़ादी का स्थान ऊंचा होता है। सच ही कहा गया है कि प्रेस की आज़ादी सभी अन्य स्वतंत्रताओं की माँ है। संचार माध्यम के रूप में प्रेस आज के युग की देन है। इसमें सभ्यता की प्रगति में तेजी लाने अथवा बाधा डालने की असीम शक्ति है। इसकी आज़ादी का एक नया साहसी विश्व का निर्माण करने या इसका सर्वनाश करने के लिए चाहे जैसे प्रयोग किया जाए किया जा सकता है। अतः यह देखा जा सकता है कि संचार माध्यम की स्वतंत्रता वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का जरूरी हिस्सा है तथा इसमें तुलना, सूचना और विचारों का पता लगाने, उनका विश्लेषण करने तथा उन्हें आगे प्रसारित करने की आज़ादी शामिल है। इन स्वतंत्रताओं को मोटे तौर से पर संचार स्वतंत्रता भी कहा जा सकता है तथा मानव अधिकारों को महसूस कराने में इनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले मैं सूचना प्रसारित करने संबंधी अधिकार पर चर्चा करूंगा, जो संचार माध्यम की आज़ादी के लिए समान रूप से आवश्यक बात है। इस अधिकार के विस्तार और महत्व को एक यूरोपियन कोर्ट के सामने केस आया था, उसके द्वारा इन शब्दों में उसका स्वीकार किया गया है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता लोकतांत्रिक समाज का आवश्यक आधार तैयार करती है। यह ऐसे समाज की प्रगति के लिए तथा प्रत्येक नागरिक के विकास के लिए बुनियादी शर्त है। अनुच्छेद 10 के पैरा 2 के अनुसार यह केवल उसी सूचना अथवा उन विचारों पर ही लागू नहीं होती जो हानिकर और विरोधी समझे जाएं, बल्कि यह उन पर भी लागू होती है जो राज्य अथवा समाज के किसी वर्ग को अप्रसन्न, स्तब्ध या उत्तेजित कर देते हैं। लोकतांत्रिक समाज में ऐसी ही सहनशीलता और उदारता की ज़रूरत होती है। रेडियो और टेलीविज़न पर अपने प्रसारण कराने के मुद्दे का भी भारी महत्व है और इस बारे में भी विचार किए जाने की आवश्यकता है। रेडियो और टेलीविज़न संचार माध्यम का ही एक हिस्सा है तथा यह वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के विस्तार में ही शामिल है। भारत से बाहर विदेशों के अनेक न्यायालयों में इस मुद्दे के संबंधित निर्णय हुए हैं। यूरोपियन कमीशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ने यह फैसला दिया है कि सूचना और विचारों को प्रसारित करने की स्वतंत्रता में अपने प्रसारण कराने का सामान्य अधिकार शामिल नहीं है। हालांकि इसने इस संभावना से इनकार नहीं किया है कि चुनावों के समय राजनीतिक दलों को प्रसारण की अनुमति न देने के अनुच्छेद के अंतर्गत विवाद बड़ा हो सकता है। ये जो केस हुआ था उसके बारे में मैं आपके सामने आपका समय बहुत नहीं लूँगा। और इसके सिवा एक और केस हुआ था, राजनीतिक प्रसारण का विवाद ट्रिनिडाड और टोबैगो के उच्च न्यायालय के समक्ष एक राम बच्चन वर्सेस ट्रिनिडाड एंड टोबैगो टेलीविज़न कंपनी लिमिटेड वो नाम से उसके सामने आया था। विपक्ष के सांसद श्री राम बच्चन ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अपने अधिकार के भंग होने का आरोप लगाते हुए संवैधानिक प्रस्ताव में यह शिकायत की कि सरकारी स्वामित्व वाले ट्रिनिडाड एंड टोबैगो टेलीविज़न ने उसके राजनीतिक प्रसारण को उसमें व्यक्त किए गए मत के आधार पर तथा राज्य के एकमात्र टेलीविज़न स्टेशन पर विपक्ष का प्रसारण न होने देने के लिए टेलीविज़न द्वारा लगाई रोक के कारण प्रसारित करने से इनकार कर दिया। Trinidad and Tobago television declined to give him time for propagating his political views because he belonged to the opposition parties. जस्टिस दयाल सिंह जो ट्रिनिडाड टोबैगो हाई कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट के जज थे ने अपने निष्कर्ष के समर्थन में भारतीय और अमेरिकन प्रमाणों का यह उद्धरण देते हुए दोनों शिकायतों का स्वीकार कर लिया कि वाक स्वतंत्रता का मूल अधिकार
राजनीतिक प्रसारणों के लिए टेलीविज़न माध्यम की सुविधा प्रदान किए जाने की इजाज़त देता है। यह उचित सीमाओं में होना चाहिए। आज के समाज में टेलीविज़न पर प्रसारण के महत्व पर जस्टिस श्री दयाल सिंह को यह कहना पड़ा, मूल अधिकारों की रक्षा करना सरकार का कर्तव्य है। वो अंग्रेजी में कहा था, मैं अंग्रेजी में पढ़ूँगा आपके सामने। गवर्नमेंट इज़ ड्यूटी बाउंड टू अपहोल्ड द फंडामेंटल राइट्स, and with television being the most powerful medium of communication in the modern world, it is in my view idle to postulate that freedom to express political views means that the Constitution intends it to mean without the correlative injunction to express such views on television. The days of soapbox oratory are over, so are the days of political pamphleteering. और उसने कहा कि टेलीविज़न पर जो जो उसका राजनीतिक जो व्यूज़ है वो प्रसारण करने की उनका फंडामेंटल मूलभूत अधिकार है। यद्यपि ट्रिनिडाड और टोबैगो टेलीविज़न कंपनी तथा अटॉर्नी जनरल दोनों ने इस निर्णय के विरुद्ध अपील की, तथापि इस अपील पर एक मत आदेश के आधार पर यह घोषित करते हुए अक्टूबर 1987 में फैसला हो गया कि, और मैं आपके सामने पढ़ूंगा अंग्रेजी में क्या लिखा था वो। It said that the first named appellant, Ram Bachchan, in the operation of its policy, the television, in the operation of its policy, dated 10 February 1982, infringed the fundamental rights of Ram Bachchan to express his political views and his right to freedom of expression by refusing to broadcast the respondent's pre-recorded script on 21st February 1982. So, जो जस्टिस दयाल सिंह ने जो निर्णय किया था वो निर्णय का अनुमोदन हुआ। ऐसा ही एक अन्य विवाद लगभग उन्हीं दिनों बेलिज़ से, जो कैरिबियन में है, उनका न्यायालय में भी मामले में उसके सामने आया। इस संवैधानिक प्रस्ताव में अपील करता विपक्षी दल के एक सदस्य एवं सेनेटर तथा बेलिज़ नगर में टेलीविज़न स्टेशन के प्रबंध निर्देशक एवं संचालक थे। इन्होंने जनहित और लोकनीति के मामलों पर विपक्षी दल के दृष्टिकोण से बेलिज़ की जनता को अवगत कराने के इरादे से एक टेलीविज़न कार्यक्रम का प्रसारण किए जाने का अनुरोध किया था, जिसे अस्वीकार कर दिया गया था। बेलिज़ ब्रॉडकास्टिंग अथॉरिटी ने इस आधे घंटे के कार्यक्रम को इस आधार पर अनुमति देने से इनकार कर दिया था कि यह आंशिक रूप से राजनीतिक प्रसारण था। बेलिज़ के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री मोये ने यह फैसला दिया। उसने कहा, टुडे टेलीविज़न इज़ द मोस्ट पावरफुल medium for communication, ideas and dissemination of information. The enjoyment of freedom of expression therefore includes freedom to use such a medium. मुख्य न्यायाधीश ने प्रसारण की मनाही को मनमानी और पक्षपात पूर्व कार्यवाही बताया तथा कहा कि इससे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और भेदभाव से संरक्षण से संबंधित अपील करता कि दोनों संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, राइट ऑफ इक्वालिटी एंड ऑल्सो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। उन्होंने यह मत भी व्यक्त किया कि प्रसारण के लिए पूर्व सहमति की शर्त वाला प्रसारण विनियम संविधान के अधिकार से पर है। उनकी राय में इस कार्यवाही से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के साथ अवैध रूप से छेड़खानी की गई है, क्योंकि इससे ब्रॉडकास्टिंग अथॉरिटी को प्रसारण की अनुमति देने या मना करने की बेरोक-टोक मनमानी करने की छूट मिल गई है। अपील पर बेलिज़ कोर्ट ऑफ अपील ने 20 जून 1986 के निर्णय में पहले दो निष्कर्षों को उचित ठहराया तथा जस्टिस मोये के फैसले का अनुमोदन करते हुए यह विचार व्यक्त किया कि आज के समय में टेलीविज़न पर प्रसारण की सुविधा देना
अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का जरूरी हिस्सा है। लेकिन इस कोर्ट ने आगे यह भी कहा कि प्रसारण नियमन असंवैधानिक नहीं है, क्योंकि विनियम में एक अन्य स्थान पर यह मार्गदर्शी सिद्धांत दिए गए हैं कि अथॉरिटी अपनी शक्ति तथा स्वविवेक का किस प्रकार प्रयोग करेगी। यही विवाद कुछ दूसरे रूप में बम्बई के उच्च न्यायालय के समक्ष भी आया था। संग्रहालय की रिकॉर्डिंग एक सक्रिय वकील इंदिरा जयसिंह की लॉयर्स कलेक्टिव नाम से मुंबई में एक फर्म चल रही है। दूरदर्शन ने महिलाओं संबंधी कानून विषय पर टेलीविज़न प्रसारण के लिए उनका 6 मिनट का एक इंटरव्यू किया था। इस इंटरव्यू से कुछ दिन पहले सत्ता दल द्वारा संसद में भारी विवादास्पद मुस्लिम महिला तलाक संबंधी अधिकारों का संरक्षण विधेयक पेश किया गया था। लोगों में और विशेष रूप से महिला संगठनों में इस विधेयक के मसले पर भारी रोष था। उनका विचार था कि इस मामले में सरकार कट्टरवादियों की मार्गों के आगे झुक गई है, जो कि भारत के संविधान की लोकतांत्रिक भावना का हनन है। दूरदर्शन द्वारा लिए गए इंटरव्यू के दौरान इंदिरा जयसिंह ने महिलाओं को प्रभावित करने वाले कानूनों पर चर्चा करते हुए अन्य दूसरी बातों के साथ अपनी यह राय व्यक्त की कि मुस्लिम महिला तलाक संबंधी अधिकारों का संरक्षण विधेयक मुस्लिम महिलाओं के विरुद्ध पक्षपातपूर्ण है, और क्योंकि इससे धर्म के आधार पर भेदभाव किया गया है, अतः इससे भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन हुआ है। जब दूरदर्शन पर यह कार्यक्रम प्रसारित किया गया तो इस इंटरव्यू में से उनकी उक्त राय को निकाल दिया गया। इस पर इंदिरा जयसिंह ने बम्बई के उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की, जिसमें प्रसारण में उनके इंटरव्यू में से इस महत्वपूर्ण हिस्से को निकाले जाने के विरुद्ध शिकायत की गई। अन्य बातों के साथ साथ दूरदर्शन ने यह दलील दी कि समय की कमी के कारण उन्हें इंटरव्यू का कुछ भाग काटना पड़ा और इसी वजह से वह हिस्सा प्रसारित होने से रह गया। बम्बई उच्च न्यायालय को यह फैसला करना था कि क्या इंदिरा जयसिंह के अनुच्छेद 19(1) के अंतर्गत दिए गए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन हुआ है, और क्या दूरदर्शन को इंटरव्यू के संपादन का अधिकार है, और यदि कोई ऐसा अधिकार है भी तो क्या उसका उल्लंघन हुआ है। बम्बई उच्च न्यायालय इस बातों में तो गहराई से नहीं गया कि अनुच्छेद 19(1) के अंतर्गत वाक और अभिव्यक्ति के अधिकार से इंदिरा जयसिंह को यह अधिकार मिल गया कि वह दूरदर्शन पर अपने इंटरव्यू का प्रसारण कराए। लेकिन न्यायालय ने यह कहा कि यदि इंटरव्यू प्रसारित हुआ तो उसमें चर्चा के महत्वपूर्ण विषयों को अवश्य शामिल कर लिया जाना चाहिए, और यदि ऐसा नहीं किया गया तो यह उसके वाक और अभिव्यक्ति के मूलभूत अधिकार का उल्लंघन हुआ है। They did not decide whether she had a right to propagate her views, but they said that if the interview is propagated, is broadcast on the television, then the important parts cannot be omitted. उच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से यह स्वीकार किया कि दूरदर्शन को इंटरव्यू संपादित करने की संपादकीय स्वतंत्रता है, लेकिन उसके लिए यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि अभिव्यक्त किए गए विचार सही रूप में प्रसारित किए जाए। संपादन के दौरान कभी किसी इंटरव्यू का कोई भाग छोड़ा भी जा सकता है, लेकिन ऐसा करते हुए जो कुछ कहा गया है उसमें कोई काट छाट न की जाए तथा उसे गलत ढंग से पेश न किया जाए।
नहीं महत्वपूर्ण मुद्दों को पूरा का पूरा छोड़ देना उचित है। उच्च न्यायालय ने यह टिप्पणी की कि मुस्लिम महिला तलाक संबंधी अधिकारों का संरक्षण विधेयक पर इंदिरा जयसिंह द्वारा व्यक्त की गई राय इंटरव्यू का महत्वपूर्ण हिस्सा था और दूरदर्शन को अपनी संपादकीय स्वतंत्रता के प्रयोग के अंतर्गत इसे हटाने का हक नहीं था। उच्च न्यायालय ने अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट की अनुमति से रेड ब्रॉडकास्टिंग कंपनी के मामले में दिए गए उनके उस निर्णय का हवाला किया जिसमें कोर्ट ने रेडियो और टिप्पणी और टीवी कार्यक्रमों के श्रोताओं के इस अधिकार पर बल दिया था कि उन्हें जनहित के विभिन्न विषयों पर अलग अलग विचार सुनने का हक है। इस कोर्ट ने कहा, इट इज़ द पर्पस ऑफ द फर्स्ट अमेंडमेंट अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन टू प्रिजर्व एन अनइनहिबिटेड मार्केट प्लेस ऑफ आइडियाज इन विच ट्रूथ विल अल्टीमेटली प्रिवेल rather than to countenance monopolization of that market, and this would be all the more important where TV is a state monopoly. बम्बई उच्च न्यायालय ने तदनुसार दूरदर्शन को यह निर्देश दिया कि वह इंदिरा जयसिंह के समूचे इंटरव्यू को फिर से प्रसारित करे। मेरे विचार में वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के क्षेत्र में इस निर्णय का भारी अनुकूल प्रभाव पड़ा। बम्बई उच्च न्यायालय का इस प्रकार का एक और मामला था। आनंद पटवर्धन नामक एक व्यक्ति ने बम्बई अबर सिटी नाम से एक वृत्त चित्र का निर्माण किया जो गंदी बस्तियों और पटरियों पर रहने वाले लोगों से संबंधित था। उसने दूरदर्शन से इसे टेलीविज़न पर प्रसारित करने का अनुरोध किया। अनेक स्मरण पत्र दिए जाने के बाद दूरदर्शन ने इस वृत्त चित्र को बिना कोई कारण बताए टेलीविज़न पर प्रसारित करने से मना कर दिया। इस पर आनंद पटवर्धन ने बम्बई उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर कर दी और उच्च न्यायालय ने इस रिट याचिका को मंजूर करते हुए कहा कि दूरदर्शन को आनंद पटवर्धन के वृत्त चित्र के प्रसारण संबंधी अनुरोध को तब तक अस्वीकार करने का हक नहीं है जब तक कि ऐसा करने के कोई वैधिक कारण न हो, क्योंकि आनंद पटवर्धन के अनुरोध को अस्वीकारते हुए दूरदर्शन ने कोई कारण नहीं दिए थे, जिससे यह पता चलता है कि उनके अनुरोध पर वस्तुतः विचार नहीं किया गया था तथा दूरदर्शन प्राधिकारियों ने इस संबंध में कोई मार्गदर्शी सिद्धांत भी नहीं दिखलाए। अतः उच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि दूरदर्शन प्राधिकारी आनंद पटवर्धन द्वारा निर्मित वृत्त चित्र को टेलीविज़न पर प्रसारित करने के लिए बाध्य है। इंदिरा जयसिंह मामले की तुलना में इस निर्णय से टेलीविज़न के माध्यम से वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की कुछ और अधिक गरिमा बढ़ी। इन फैसला से यह पता चलता है कि कोई भी नागरिक दूरदर्शन पर अपने इंटरव्यू को तथा अपने द्वारा निर्मित वृत्त चित्र को प्रसारित कराने का हकदार है। बेशक इसके लिए दूरदर्शन के पास समय उपलब्ध हो तथा ऐसा न किए जाने के उसके पास कोई ऐसे वैध और युक्त कारण मौजूद हो जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 2 पैरा में उल्लिखित जांच की कसौटी पर पारित हो। लगता है कि न्यायालय इसी दिशा की ओर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं और अब देखना है कि वो कहाँ तक जा सकते हैं, क्योंकि आज भी सुप्रीम कोर्ट के पास एक याचिका पड़ी है जिसमें जो स्टेट मोनोपोली ऑफ ब्रॉडकास्टिंग है उनके ऊपर प्रहार किए गए हैं। आजकल रेडियो और टेलीविज़न पर सरकारी एकाधिकार संबंधी विषय भी चर्चा का विषय हुआ है। क्या सरकार अनुच्छेद 19(1) के अंतर्गत वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की मौजूदगी में रेडियो और टेलीविज़न पर स्थायी रूप से अपना एकाधिकार रख सकती है? इस समय रेडियो और टेलीविज़न उपस्करों की स्थापना, रख रखाव और कार्य संचालन पर पुराना कानून भारतीय तार अधिनियम
इंडियन वायरलेस एक्ट 1885 लागू होता है, जिसे ब्रिटिश शासकों ने अपने हित में पारित किया था। इस अधिनियम की धारा 4 में यह प्रावधान है कि भारत के भीतर रेडियो और दूरदर्शन पर प्रसारण के लिए उपस्कर और तंत्र की स्थापना, रख रखाव और कार्य संचालन का विशिष्ट विशेषाधिकार केंद्रीय सरकार के पास होगा। लेकिन इसका एक उपबंध है जो यह कहता है कि सरकार ऐसे उपस्कर या तंत्र की स्थापना, रख रखाव और कार्य संचालन के लिए किसी भी व्यक्ति को लाइसेंस प्रदान कर सकती है। अतः इस उपबंध के कारण किसी नागरिक पर ऐसी कोई कानूनी रोक नहीं है जिसके कि वह रेडियो और टेलीविज़न स्टेशन की स्थापना न कर सके। लेकिन इसके लिए भारत सरकार के लाइसेंस लेना जरूरी है और सरकार सिद्धांत के मामले के रूप से किसी को भी लाइसेंस प्रदान करने के लिए सदैव इनकार करती रही है तथा अधिनियम की धारा 4 में उल्लिखित प्रावधान के अनुसार रेडियो और टेलीविज़न पर अपना अधिकार रखे हुए है। जब प्रश्न उठता है कि क्या वह अनुच्छेद 19(1) के अंतर्गत वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी के विरुद्ध नहीं है, मेरे विचार में भारतीय तार अधिनियम 1885 की धारा 4, जिसमें यह प्रावधान है कि किसी अन्य को नहीं, केवल सरकार को ही यह विशिष्ट अधिकार है कि वह सरकार से लाइसेंस प्राप्त किए बिना रेडियो और टेलीविज़न स्टेशन की स्थापना कर सके, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन है। क्योंकि अधिनियम के किसी भी उपबंध में ऐसे कोई मार्गदर्शी सिद्धांत नहीं दिए गए हैं जो रेडियो और टेलीविज़न स्टेशन के लिए लाइसेंस प्रदान करने हेतु सरकार के स्वविवेक या शक्ति के प्रयोग को विनियमित अथवा नियंत्रित करते हो। There are no guidelines to fetter or to guide the discretion of the government in granting licenses. Therefore, it is an unfettered, unguided power which is violative of the Constitution. सरकार को साफ तौर पर और अनेक शब्दों में विधायी नीति के रूप में एकाधिकार प्रदान किया गया है तथा विधान में कोई अन्य मार्गदर्शी सिद्धांत न होने से कारण रेडियो और टेलीविज़न स्टेशन की स्थापना के लिए किसी नागरिक को लाइसेंस प्रदान करने की अर्जी पर विचार करने के मामले में सरकार विधायी नीति की ही सहारा लेती है। इसी विधायी नीति के अनुसार सरकार ने किसी को भी रेडियो या टेलीविज़न स्टेशन की स्थापना के लिए लाइसेंस देने से सदैव मना किया है। चूँकि लाइसेंस प्रदान करने की शक्ति से संबंधित कोई मार्गदर्शी सिद्धांत नहीं है और सरकार की इस शक्ति पर कोई अंकुश नहीं है, अतः खुले और तौर पर यह अनुच्छेद 19(1) के अंतर्गत वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन है तथा सरकार को न केवल वास्तविक रूप से ही अपितु कानूनी रूप से भी रेडियो और टेलीविज़न के बारे में एकाधिकार प्राप्त है, जैसा कि अधिनियम की धारा 4 में दिया गया है। इस प्रकार के अधिकार का स्पष्ट रूप से अनुच्छेद 19(1) के अंतर्गत वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी का उल्लंघन है। यह भी नोट करने लायक है कि मोटर परिवहन व्यवसाय पर सरकार के एकाधिकार के बारे में ऐसा ही मुद्दा उच्चतम न्यायालय में सगीर मोहम्मद के मुकदमे में उठा था। उस मुकदमे में जिसमें संविधान अधिनियम 1st अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 1951 से पहले का कानून लागू था, उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया था कि किसी विशेष व्यवसाय या व्यापार से विद्यमान व्यापारियों तथा संघातनों को बाहर कर देना, संचालकों को बाहर कर देना, जिससे अनेक ऐसे नागरिकों को नुकसान होता है जिनके साथ प्रत्यक्षतः ज़्यादती हुई लगती है, आम जनता के हितों के खिलाफ है। लेकिन ऐसा देखा गया कि इस पर रोक लगाने संबंधी संशोधन के बाद ऐसी कोई आपत्ति सामने नहीं आई। इस प्रकार उच्चतम न्यायालय ने न्यायालय के विचार से राज्य द्वारा
अपने पक्ष में एकाधिकार का सृजन कर लेना अनुच्छेद 19 एक से के अंतर्गत व्यापार करने की स्वतंत्रता के मूलभूत अधिकार का उल्लंघन था। बाद में इस संबंध में संविधान का प्रथम संशोधन पारित हुआ, लेकिन इस अधिनियम में अनुच्छेद 1906 के रूप में यह प्रावधान किया गया कि अनुच्छेद 19(1) कि कोई बात राज्य द्वारा या राज्य के स्वामित्व व नियंत्रण में किसी निगम द्वारा कोई व्यापार, कारोबार, उद्योग या सेवा नागरिकों का पूर्णतः या भागतः अपवर्जन करने का अन्यथा चलाए जाने के से राज्य को निवारित नहीं करेगी। देयर वॉज state monopoly was created in the right of running motor transport. That was held by the Supreme Court to be unconstitutional because they said it is not a reasonable restriction. State cannot create a monopoly. Therefore, an amendment had to be brought, and Article 19(6) was introduced with a view to validating the state monopoly. So, इस तरह से in the freedom of speech and expression में भी वही हो सकता है। Today state monopoly है और रेडियो और टेलीविज़न में, तो without an amendment of the constitution that state monopoly is not valid. That is the view which I have put forward in this lecture. टेलीविज़न के माध्यम से वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में विषय से हटकर कहे गए इन शब्दों के बाद मैं फिर एक बार सूचना का पता लगाने, उसका विश्लेषण करने और उसे आगे प्रसारित करने की स्वतंत्रता संबंधी विषय पर वापस आता हूँ। I'll carry or second part I'll be dealing with the second part of the lecture. Thank you. धन्यवाद।